Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today we will discuss about solved exercise constructor response question chapter 13 thermal physics class 12। इसको बेटा हम concept wise और additional info भी देखेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट जीरो एक्सप्लेन। तो हम देखते हैं सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और अगर हम बेटा मैथमेटिकली देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, जहाँ पर हम जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन है। और अगर हम बेटा स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एज द सिस्टम इज कूल्ड to temperature close to absolute zero, this absolute temperature approaches zero means T is equal to 0 Kelvin। और अगर बेटा आप सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T is equal to 0 into काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, जहाँ पर बेटा K की वैल्यू क्या पुट की गई है 0, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बेटा कंक्लूजन क्या आएगा, therefore near absolute zero the average translational kinetic energy of molecule becomes zero at this absolute lower limit of temperature। All random thermal molecular motion completely freeze and the molecules theoretically come to a perfect stationary rest position। और हम जानते हैं हम ये अचीव नहीं कर सकते, उसकी रीज़न कि ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता। 0 केल्विन टेम्परेचर कितना होता है, एडिशनल इन्फो, absolute zero represents 0 Kelvin which corresponds exactly to minus 273.15 degrees Celsius। It serves as the lowest possible theoretical temperature where a system reaches its minimum possible internal thermal energy state। और अगर हम देखें नेचर में इन रियल गैसेस always liquefy or solidify before hitting this point ड्यू टू इंटरमालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकमिंग डोमिनेंट, तो हम कह सकते हैं इसलिए ये अचीव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन अ रूम एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा सोल्यूशन क्या होगा, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स will be exactly equal to average translational kinetic energy of the nitrogen molecule। ऐसा क्यों, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों होगी। दिस कंसेप्ट इज थॉरली डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, जहाँ पर हम जानते हैं 3/2 K ये कांस्टेंट है, और इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इफ T इज सेम देन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। इसको बेटा हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस कोएग्जिस्ट विद इन द सेम स्पेस, यानी कि इन अ सेम रूम, मीनिंग दे आर इन परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम इन्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम दे शेयर द एग्जैक्ट सेम एम्बिएंट रूम टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का टेम्परेचर होगा वही नाइट्रोजन का टेम्परेचर होगा और वही रूम टेम्परेचर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं लुकिंग एट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द फ्रैक्शन 3/2 एंड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आर फिक्स्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो हम कह देंगे ये बेटा टोटली कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फिर डिपेंडेंस किसके ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटिस दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पार्टिकल्स डज नॉट अपीयर एनीवेयर विद इन दिस फार्मूला। तो हम कह सकते हैं मैस पर तो ये डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी, तो फिर consequently average translational kinetic energy depends solely on exclusively absolute temperature T remaining entirely independent of mass density or molecular intensity। तो आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जैसा मर्जी हो, उसकी आइडेंटिटी कैसी मर्जी हो, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। और अगर टेम्परेचर सेम इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर बेटा कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है आपको मॉलिक्यूलर मैसेज के हवाले से और इसकी स्पीड के हवाले से। इवन थो देयर काइनेटिक एनर्जी मैच देयर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर स्पीड डिफर डिस्टिंक्टली। बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम होने का ये मतलब नहीं है कि उनकी VRMS वैल्यू सेम होगी, हरगिज़ नहीं।
द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फार्मूला, जो हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3kt/m की इक्वल होता है। आप कह सकते हैं कि इसमें VRMS टोटली डिपेंड करती है मैस के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। सिंस नाइट्रोजन m इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल is lighter than oxygen m is equal to 32 gram per mole. Nitrogen molecules travel at faster speed to yield their identical kinetic energy. तो आप कह देंगे कि जिसका मैस कम होगा वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा ताकि वो सेम काइनेटिक एनर्जी बना सके, और जो हैवियर होगा डेफिनेटली वो स्लो मूव करेगा, फिर भी वो सेम काइनेटिक एनर्जी बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 3, consider a gas enclosed in a speed container. By what factor does the gas temperature changes? अब यहाँ पर दो है क्वेश्चन बेटा। ए पार्ट, the volume and pressure are both doubled, और सेकंड पार्ट क्या है, the volume is half and pressure is tripled। तो बेटा पहले हम इसमें देख लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। PV इज इक्वल टू nRT, और अगर यहाँ पर बेटा हम टेम्परेचर को सेपरेट करें, ये जो nR है ये PV के जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, और अगर बेटा रीअरेंज करें तो टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा, PV डिवाइडेड बाय nR। हम इसी को इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हम जानते हैं nR ये नंबर ऑफ मोल्स और जनरल गैस कांस्टेंट है, ये सेम रहेंगे सेम गैस के लिए। तो हम कह सकते हैं T जो वो इंटायरली डिपेंड करेगा PV के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, अगर हम बेटा फर्स्ट केस की बात करें, अब कह लें इनिशियली जो टेम्परेचर था T1 इज इक्वल टू P1V1/nR। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर डबल्ड, दोनों को डबल करने का मतलब P2 जो होगा वो 2P1 के बराबर होगा, V2 जो होगा वो 2V1 के बराबर होगा। सब्स्टिट्यूट करें बेटा इस फार्मूले में, यहाँ पर आप बेटा सब्स्टिट्यूट करें तो T2 किसके बराबर होगा, P1 की जगह 2P1, V1 की जगह 2V1, यानी कि डबल कर दिया गया। nR वैसे का वैसे, तो यहाँ पर बेटा 2 2s are 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये पुराने वाला T1 है, तो ये क्या बन जाएगा 4T1, यानी कि जो T2 होगा वो 4 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा T1 के अगर दोनों को डबल कर दिया जाए। नेक्स्ट है, आप कह लेंगे कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस क्लीनली बाय फैक्टर 4। तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन द वॉल्यूम इज हाफ एंड प्रेशर इज ट्रिपल्ड। तो बेटा प्रेशर को ट्रिपल करें, P2 इज इक्वल टू 3P1 और वॉल्यूम को हाफ कर दें। हाफ करने का मतलब 0.5 लिख दें, या फिर बेटा आप इसे 1/2V1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा P1 की जगह यहाँ पर 3P1 आ जाएगा, और वॉल्यूम की जगह 1/2 या फिर आप 0.5 भी लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर बन जाएगा 1.5 P1V1/nR। और अगर बेटा आप P1V1/nR को T1 कह दें तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी T2 इज इक्वल टू 1.5 T1। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब वॉल्यूम हाफ होगा और प्रेशर ट्रिपल होगा तो हम कह सकते हैं वो 1.5 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर के। यहाँ पर बेटा कुछ कंसोलिडेटेड गैस लाज हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया हुआ है। आप कह सकते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इन तमाम लाज को अपने अंदर मेंटेन किए हुए है, जहाँ से बेटा आप चार्ल्स ला, आप इसमें बॉयल्स ला और सभी दूसरे लॉज को देख सकते हैं जो आइडियल गैस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग? एक्सप्लेन। यस, it is fully possible to boil liquid water at standard room temperature without introducing any form of direct external heat. This container intuitive behavior is thoroughly explained by looking closely at the core physical criterion required to trigger boiling. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉइलिंग है वो कैसे होगी। आप कह लेंगे कि अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो फिर बेटा लिक्विड जो होगा वो बॉयल कर जाएगा, वाटर जो होगा वो बॉयल कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर जनरली देखें तो स्टूडेंट समझते हैं कि शायद बॉइलिंग मीन्स हीटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग तब होती है जब बेटा वेपर प्रेशर आप कह लें एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब ये कैसे मुमकिन है, इसको बेटा हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। एनी लिक्विड कंटेन्स
high energy surface molecules that escape to form outward pushing pressure, जिसे हम कह देंगे कि P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। यहाँ पर बेटा आप कहेंगे कि जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स बाहर escape होना चाहते हैं तो वो कहलाते हैं प्रेशर ऑफ वेपर। नेक्स्ट, at standard room temperature 25 degree Celsius, water possess a relatively low internal vapor pressure। तो हम जानते हैं बेटा अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें वहाँ पर तो लो इंटरनल वेपर प्रेशर होता है जो कि रफली आप कह लें 3.17 किलो पास्कल या फिर आप कह लें 0.03 ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमें पता है कि बेटा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना है 101.3 किलो पास्कल या फिर आप कह लें 1 ATM। ठीक है। इफ़ यू प्लेस अ बीकर फिल्ड विद रूम टेम्परेचर water inside an airtight vacuum chamber and actively a vacuum pump, आप कह देंगे कि एक्टिवेट कर देते हैं वैक्यूम पंप, फिर क्या होगा पंप मैकेनिकली रिमूव्स गैस मालिक्यूल, मैकेनिकली रिमूव करेगा तो फिर क्या होगा ड्राइविंग डाउन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर जो पी एक्सटर्नल आप कह लें। तो अगर बेटा हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास एक बीकर है इसमें कुछ वाटर मौजूद है, अब इसको बेटा आपने एक चैम्बर में रख दिया, चैम्बर में रखने के बाद बेटा आप क्या करते हैं इसको एयर टाइट बनाते हैं और फिर एक पंप के ज़रिए हवा को बाहर भेजते हैं। जब हवा बाहर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो वो बेटा वो पॉइंट जहाँ पर वो वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए हम कह देंगे कि बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कंक्लूजन क्या होगा, वंस दिस प्रेशर इक्वली अचीव्स वेपर्स bubbles begin forming rapidly through the bulk interior of the fluid, causing the water to boil vigorously at room temperature without any heating। तो आप कह देंगे कि फिर बेटा वो बगैर हीट किए भी आप क्या कर सकते हैं आप बेटा उसको बॉयल कर सकते हैं। अब बेटा कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं बॉयलिंग के और इवेपोरेशन के, दोनों में डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन इज अ स्लो quiet surface effect that occurs continuously at all ambient temperature। तो एक पॉइंट यहाँ पर वाजे हो गया कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस इफेक्ट है, जबकि बॉइलिंग क्या है इट इज़ अ रैपिड हाई एनर्जी बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, वेयर वेपर्स पॉकेट्स फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड मैट्रिक्स। तो आप कह लें कि वो इनसाइड भी और आउटसाइड भी दोनों जगह से अब कह लें कि उसका प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से वो बॉयल करेंगे। बॉयलिंग अंडर वैक्यूम फंक्शंस एज अ यूनिक कूलिंग मैकेनिज्म बिकॉज द हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल लीव फर्स्ट। अब कह लेंगे कि जिसके पास हाई एनर्जी होगी वो पहले जाएगा, कॉजिंग द लिक्विड्स रिमेनिंग टेम्परेचर टू ड्रॉप एज इट बॉयल्स। तो अब कह लेंगे जैसे जैसे ये बॉयलिंग होगी बेटा उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है। और हम ये जनरली जानते हैं, बेशक आप विदाउट पंप जनरली भी देखें तो जब बेटा आप कह लें कि वेपर्स जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो बाहर निकलते हैं तो आप कह सकते हैं कि पीछे जो है ना वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो आपको कंटिन्यूसली फिर हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, अदरवाइज वो बॉयल नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव। तो बेटा अगर आपके पास एक बीकर है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें बेटा आप यहाँ पर एक इंक का वो ड्रॉप इसमें डाल देते हैं। आप कह लें पहले आपके पास वाटर था फिर इसमें आपने इंक ड्रॉप डाल दिया तो क्या होगा वो इंक फैलना शुरू हो जाएगी। उसी फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, व्हेन अ हाईली कंसनट्रेटेड ड्रॉप of ink is introduced into a beaker of clear undistributed water, तो हम कहेंगे it will not maintain its tight droplet shape। तो फिर क्या होगा, instead it slowly spread outward। आप कह सकते हैं threading intricate colorful pattern through the water matrix and continue to disperse until it reaches complete uniform कलरेशन। तो आप कह लें कि जब तक बेटा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वो फैलता रहेगा। इसको हम बेटा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। दिस कंटिन्यूस स्पेशल स्प्रेडिंग इज
इज अ ट्रांसपोर्ट फिनोमेना नॉन डायरेक्टली एज डिफ्यूजन। तो ये सब मुमकिन किसकी वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से है। बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, all molecules, both the water medium and ink solute, exist in unceasing state of random rapid thermal kinetic motion। ये बेटा हमें सबसे पहले 1827 में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और बाद में बेटा आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था कि जितने भी वाटर मालिक्यूल्स हैं या कोई भी मालिक्यूल्स हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते, बल्कि वो रैंडम रैपिड थर्मल काइनेटिक मोशन के साथ मूव करते रहते हैं। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये दोनों मूव करेंगे, वाटर मालिक्यूल्स भी और इंक मालिक्यूल्स भी, जिसकी वजह से वो स्प्रेड होंगे। इनिशियली द इंक क्रिएट्स एन एरिया ऑफ एक्सट्रीमली हाई लोकल पार्टिकल कंसंट्रेशन सराउंडिंग बाय द रीजन ऑफ जीरो इंक। तो आप कह देंगे कि इनिशियली वो कंसंट्रेशन हाई होगी सेंटर में, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाएगी। कैसे? यहाँ पर हम लिखेंगे, देखेंगे हाई कंसंट्रेशन जोन टू लो कंसंट्रेशन जोन ड्यू टू continuous random thermal collision between the energetic water molecules and the ink molecules governed by Brownian motion principles. The ink particles are continually deflected into a random path, scattering them outward। तो आप कह देंगे कि वो स्कैटर हो जाएंगे हर जगह पर। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? दिस collision driven scattering continuous indefinitely without stopping until a state of perfect dynamic equilibrium is reached। तो हम कह देंगे ensuring the ink particles are evenly placed out across the entire water molecules। तब तक वो रुकेंगे नहीं। यहाँ पर बेटा ये कुछ कंसेप्ट है एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिफ्यूजन। तो ये बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं डिफ्यूजन किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? पहला तो टेम्परेचर है, दूसरा मैस इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, इफ द वाटर इज हॉट मॉलिक्यूल पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, दिस यील्ड फास्टर हार्डर कोलिजन एक्सेलरेटिंग द इंटायर विजिबल कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बेटा ये तेज़ी के साथ फैल जाएगा अगर टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर लो तो उतना ही स्लो। नेक्स्ट बेटा मैस इफेक्ट, हैवियर मोर मॉलिक्यूल्स इंक मॉलिक्यूलर चेन प्रोसेस। आप कह देंगे कि वो क्या हो जाएगा? लोअर वेलोसिटीज एट इक्विवेलेंट टेम्परेचर। तो फिर हम कह सकते हैं कॉजिंग देम टू डिफ्यूज एट नोटिसेबली स्लोअर पेस देन लाइटर इंक पार्टिकल्स। तो बेटा अगर बेटा आपके पास इंक पार्टिकल्स हैवी होंगे तो वो बेटा स्लो हो जाएगा प्रोसेस, और अगर बेटा इंक पार्टिकल्स लाइटर होंगे तो उतना फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।